हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 72 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 73 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 73 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 74 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता। 75 कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, कारण संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। इनमें से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है? तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। 76 एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो याद रखिएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देता है। 77 भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, बताइए किस मामले में? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। सी ऑप्शन। देखिए बात करें तो पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो यानी सहमति रोक लेना प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलम सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। और आत्यांतिक वीटो मंत्री परिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। क्योंकि देखिए अगर बात करें तो ज्ञानी जैलम सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो यानी संसद के द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया था, यानी अपने पास रख लिया था। तो इस तरह से पॉकेट वीटो का ही इन्होंने प्रयोग किया था। इसमें दिया गया कि आत्यांतिक वीटो मंत्री परिषद की इच्छाधीन होता है, इसीलिए तो पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए पॉकेट वीटो इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? जेबी पॉकेट वीटो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब हो जाएगा, बताइए 78 का सही जवाब है
बताइए। ज्ञानी झेलम सिंह। 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी झेलम सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। 79 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? सही जवाब है अनुच्छेद 111, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त को अगर बात करें तो धन विधेयक के अतिरिक्त पुनर्विचार के लिए सदनों को ये लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में वो ऐसा नहीं कर सकता। 80 नंबर, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर जो है अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही जो है, अगर दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो उसे यह विधेयक पर अधिकार है कि विधेयक पर अनुमति न दे, यानी रोकने का उसे अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, पावर हैं? तो देखिए, अगर बात करें तो विधेयक पर या जो विधेयक होते हैं, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, इसके बाद विधेयक को रोक कर रखना, इसके बाद संसद को संदेश भेजना। ठीक है, दूसरा, तीसरा और छठा, ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो अन्य विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा आपत्तियों सहित तो वापस भेजा जा सकता है। विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को अगर बात करें, दोनों सदनों को अगर बात करें तो संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। 82 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देना, बी ऑप्शन। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष अगर प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति को रोक लेता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अथवा अगर बात करें तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करता है, दोनों सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों के द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। 83 है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है? संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है? विधायी शक्तियां, तो देखिए, इसमें जो विधायी शक्तियां हैं वो है अध्यादेश जारी करना। सी का संबंध जो है, ऑप्शन सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार सभापति या उपसभापति और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो थे राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति
करता है या विधेयकों को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायिक कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के दोनों सदनों से संबंधित कार्यों को, जैसे संसद के दोनों सदनों का सत्र जो है, दोनों सदनों के संसद के सदनों के सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रवसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित यानी नॉमिनेट करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। ठीक है, ये जो है विधायी प्रकृति का है। विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश के द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र में, संसद के मतलब संसद या दोनों संसद के जो दोनों सदन है सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो अगर बात करें तो आर्टिकल 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, उस समय को छोड़ दिया जाएगा। जिस समय संसद के दोनों सदन सत्र में है तो राष्ट्रपति, उस समय को छोड़कर राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जिस विषय पर उस समय संसद को कानून बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार विकल्प डी जो है विकल्प ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। तो डी विकल्प ए और बी की अपेक्षा सही उत्तर है। 84 है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो तीसरा है, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। इसके बाद छठा है, किसी विधेयक को रोक कर रखना। सातवां है, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। और आठवां है, किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार के लिए कहना। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है निषेधाधिकार यानी वीटो शक्तियां प्राप्त है, जिनका उपयोग वह मंत्री परिषद के सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेजना और किसी विधेयक को मतलब कि अगर बात करें तो किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, जिसका मतलब है जेबी विशेषाधिकार का प्रयोग करना। जेबी पॉकेट का पॉकेट रेट जो पॉकेट कह सकते हैं कि जो निषेधाधिकार है इसका प्रयोग करना। इस तरह से ये अघोषित रूप से मतलब कि कोई डेट क्लियर न करके अपने पास लंबे समय तक किसी विधेयक को रख सकते हैं। राष्ट्रपति की ये स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74(1) के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है। 85 है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी 2 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल पर अगर बात करें तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 सी ऑप्शन। 123 जो आर्टिकल है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन करता है। 86 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सेम प्रश्न सेम जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा सही जवाब है 123 आर्टिकल 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस जो है ले सकता है। 87 है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है?
राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 सप्ताह, बी ऑप्शन। अनुच्छेद 123 2 क के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर जो है अनुमोदित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? 3 यहाँ पे स्टेटमेंट है, आप देखिए और ऑप्शन बताइए सही ऑप्शन क्या है, किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देखिए अगर बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, यानी सी ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जिनकी नियुक्ति होती है वो होते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क 5 तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग यानी अब जो कि नीति आयोग है, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। 89, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 91 है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। 92 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो सही जवाब है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, बी ऑप्शन। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। 93, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सही जवाब है अनुच्छेद 143, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। 94, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस विषय पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। 95 है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है?
याद रखिएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना, यानी सी ऑप्शन। अगर बात करें तो संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है मतलब कि शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं। 96 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे। भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बी ऑप्शन। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। 97 है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की जो शक्ति है वो एक क्या है? तो न्यायिक शक्ति, जो क्षमा करने की जो शक्ति है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। 98 है, राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की जो शक्ति है क्या सम्मिलित है? क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो आपका छठा है रोक, छठा जो है रोक, और सातवां जो है निरंतरता, यानी ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है, जो कि इस क्षमा दान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका परिविलंबन करना, विराम या परिहार करना या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। यानी पूरी तरह से सजा से मुक्त करना, सजा को मतलब कि कठोर सजा को आसान सजा में तब्दील कर देना, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना, ठीक है, इस तरह से, या सजा को जो है कठोर श्रम के मतलब कि कठोर जो सजा मिला है 1 साल की कठोर सजा है उसको कठोर ही रहेगा, लेकिन उसकी लघुकरण कर देना, उसको कम कर देना, जिसमें ये सभी जो क्षमादान की जो शक्ति है इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और सेना न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले में भी मतलब कि ये शामिल है, याद रखिएगा। जो सेना न्यायालय होता है, अगर उनके द्वारा भी किसी को दोषी ठहराया गया है या उनको मृत्युदंड दिया गया है तो तभी भी राष्ट्रपति इस शक्ति को मतलब कि जो क्षमादान करने की शक्ति है या जो परिविलंबन, विराम या परिहार करने या दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति है इस मामले में भी इनको प्राप्त है। 99 है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 72। सेम प्रश्न सेम जवाब। प्रश्न संख्या 100, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नामात्र, यानी डी ऑप्शन 2 और 4। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त अधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नामात्र है। 101 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाए। तो दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को पहला सही है, इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 281, 151, 1 और 338 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, इनको अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जाता है। धन विधेयक हो यानी मनी बिल और धन विधेयक हो, अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। ऐसी वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के सिफारिशों के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पूरा स्थापित किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित या विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण या किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। 104 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। 105, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 106, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध बिहार से था। 107 है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? लगातार यूं कहें तो 1950 से 52, 1952 से 57 तक लगातार 2 कार्य अवधि तक लगातार अगर बात करें तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1952 और 1957 में वे पहला और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 108 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो श्री वीवी गिरी थे, ऑप्शन ए। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी थे। कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। 109 है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। 110 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक जो एकमात्र उदाहरण है वह है नीलम संजीव रेड्डी के संदर्भ में, डी ऑप्शन।
इसके बाद प्रश्न संख्या 111 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद का जो अवधि है, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, 1974 से 1977। एन संजीव रेड्डी की जो अवधि है 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1967 से 1969 और वीवी गिरी की 1969 से 74। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। 112 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। नाम याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। 113, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 114, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नाम है नीलम संजीव रेड्डी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए भारतीय राष्ट्रपति में से नीलम संजीव रेड्डी दो अवधियों के लिए 1900 अगर बात करें 67 से 1969 और 1977 से 1977 तक, 26 मार्च 1977 से 13/7/1977 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे और 1977 से 1982 के बीच ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 115 है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में किनको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। 116, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी, यानी ऑप्शन ए। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी अध्यक्षता किए थे। 117 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप पृथ्वी, अग्नि जैसे मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। 118 है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो याद रखिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 119 है, निम्न में से कौन असंगत है? कौन असंगत है? तो इसमें जो असंगत है वह है जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये तीनों राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवाएं दिए थे। जवाहरलाल नेहरू इनमें मतलब कि डिफरेंट हैं क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे। अन्य तीनों व्यक्ति जो हैं भारत के राष्ट्रपति रहे। 120 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? क्रम भी पूछा जाता है, तो प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में जो क्रम है वो क्या है, आप बताइए। तो याद रखिएगा, इनका क्रम 12वां था। आगे बढ़ते हैं। 121, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त गतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे?
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। जुलाई 2022 में संपन्न भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति अनुसार ये बनी, जबकि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 17वां है। उल्लेखनीय है कि प्रश्न में 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव वस्तुतः 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे। 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त गतिशीलता गठबंधन यानी यूपीए की प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थी। इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। 122 है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? भारत के पूर्व राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक यानी 62 से 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 67 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 123 है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? याद रखिएगा वीवी गिरी, बी ऑप्शन। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस एम सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वे वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजयी प्राप्त की थी। 124 है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के बाद इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। निर्माण के पश्चात पहले इसे वायसराय के आवास के रूप में वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।